हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है अपना बिहार एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 18 तारीख के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होने वाला है, पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा रूट अंडर 12 का परिमयकरण गुणांक क्या होगा। पहले समझ लीजिए परिमयकरण गुणांक क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब अपरिमेय संख्या कोई भी अपरिमेय संख्या को कोई भी अपरिमेय संख्या, जैसे देखिए √5 ले लीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या से गुना कर किया जाए कि यह परिमेय संख्या बन जाएगा। इसमें कौन सी संख्या को गुना किया जाए कि ये दिए गए अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बना दिया जाए। तो आप बोलिएगा सर क्या, आप बोलिएगा √5। अब क्या बोलिएगा, √5। तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ गया। आखिर ये जो है √5 मेरा परिमेय संख्या का गुणांक हो गया। ये √5 का परिमेय गुणांक हो गया। क्या, √5। यानी कि 5 में √5 से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या मिल जाएगा ना। तो इसका क्या हो गया, परिमेय संख्या गुणांक √5। क्या लिखेंगे, √5। अब देखिए वहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन दिया गया है √12 का परिमेय गुणांक। क्या गया है, √12 का परिमेय गुणांक। देख लीजिए √12 है ना दोस्त। अब देखिए √12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3 होगा, सॉरी 2√3 होगा, 2√3 होगा। अब देखिए इसमें क्या चीज से गुना करेंगे कि पूरा पद परिमेय संख्या हो जाए, यानी कि दिए गए रूट में मान परिमेय संख्या हो जाए। तो आप बोलिएगा सर क्या, आप बोलिएगा √3 से गुना कर दीजिएगा ना सर, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका परिमेय संख्या गुणांक क्या हो गया, बोलिएगा √3। क्या हो गया, दिए गए अपरिमेय संख्या का परिमेय गुणांक हो गया। क्या हो गया, परिमेय गुणांक, परिमयकरण का गुणांक, परिमयकरण का गुणांक हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिए गए अपरिमेय संख्या में हम √3 से गुना करेंगे तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा √3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या दिया गया क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है वो बताना है। तो कितनी हो सकती है दोस्त, अनेक हो सकती है। कितनी, अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या एक भी नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या जो होगा ना तो अनेक होगा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, एक नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर अनंत। क्या सर, अनंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या हो तो इसका मोसो क्या होगा। पी और क्यू अभाज्य संख्या हो तो इसका मोसो क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या का बात आए तो उसका मोसो 1 होता है। अभाज्य संख्या का बात आए और दो लगातार विषम संख्या का बात आए, विषम संख्या का बात आए, उसका भी मोसो क्या होगा, 1 होगा। और अगर दो लगातार सम संख्या का मान आ जाए तो उसका 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी में अगर सम संख्या पूछा जाए कि दो लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगा तो उसका 2 होता है। क्या होता है दोस्त, 2 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.49 पर रेकरिंग को पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू। अगर देखिए क्यू 0 के बराबर हो जाए, क्यू 0 के बराबर, ये देने का मतलब क्या हुआ, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इसको देने का मतलब क्या हुआ कि क्यू 0 नहीं हो सकता, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन था 4 नंबर में, 0.49 पर रेकरिंग, यही ना है 0.49 पर रेकरिंग। अब देखिए आपको क्या बताया कि जितने संख्या पे रेकरिंग रहे, जितना संख्या पर रेकरिंग रहे, पॉइंट उड़ाने के बाद, पॉइंट के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग रहे, तो उसके बदले में, रेकरिंग के बदले में हम क्या दे देंगे, उसके हर में 9 दे देंगे, उतना वो 9 दे देंगे, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना वो 9 दे देंगे। यानी कि देखिए दो गो संख्या पर रेकरिंग है, पॉइंट उड़ाएंगे, 2 गो 9 दे देंगे। तो क्या हो गया मेरा 49/99, यही ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा, यही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका कौन सा ऑप्शन, ये देखिए 49/100, ये गलत है, बी 49/99 इसका राइट आंसर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर 4 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है,
द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। देखिए आपको बताए थे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में 3, चतुर्थ घात बहुपद में 4, रैखिक बहुपद में 1, आपको पहले बता चुके हैं। तो द्विघात रहे तो 2 मारिएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। यदि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हल करना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्त क्या बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान निकालना। पहले देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यही दिया हुआ ना। अब देखिए इसमें हम निकाल लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना सर। अब देखिए माइनस बी क्या है, यहाँ देखिए -5 तो माइनस बी को क्या लिखेंगे? -5 बाय ए क्या है मेरा? ए बोलिएगा एक्स का गुणांक। ये क्या है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? नहीं कुछ तो 1। तो क्या निकल के आ गया मेरा? 5 निकल के आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते क्या होता है? सी बाय ए होता है ना सर। तो सी का मान क्या है? एचर पर, यानी कि 7/ए क्या है? एक्स का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो 7 हो गया इसका। अब देखिए क्या बोल रहा है निकालने के लिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना बोल रहा है। क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ना बोल रहा है सर? तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बच गया ऊपर में प्लस। अब देखिए बीटा से बीटा खत्म, ऊपर में अल्फा क्या हो गया? बीटा प्लस अल्फा लिख लीजिए, या इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, बात वही पड़ेगा। नीचे में क्या? अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा को क्या निकाले हम? 5 निकाले हैं सर। तो 5 बटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं? 7। ये मेरा 5/7 हो गया राइट आंसर। क्या हो जाएगा सर? 5/7। ये देखिए ये क्या है? -5/7। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देख लीजिए 5/7, बी इज राइट आंसर, 5/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। दो रैखिक समीकरणों के आलेखाचित्र यदि समांतर संपाती रेखाएं हो तो, संपाती बोला गया दोस्त। संपाती के मतलब आपको पता होना चाहिए, एक के ऊपर एक। क्या सर? एक के ऊपर एक रेखा को क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। जैसे देखिए हम गोगरी वाले रास्ते पे चल के जमालपुर गए। कौन रास्ते से? तो शिव मंदिर वाले जो रास्ता उतरते हैं, एक रास्ता है, मान लीजिए ये कोई रास्ता है, ये कोई रास्ता है, यही रास्ता से मोहन गया और यही रास्ता से सोहन गया। कौन गया? मोहन और सोहन एक ही रास्ता से गया, तो एक दूसरे के संपाती गया। एक दूसरे के संपाती इसी को बोला जाता है, एक दूसरे के संपाती। तो क्या बोला गया दोस्त? एक दूसरे के संपाती रेखा हो तो उसमें समीकरण निकाय के हलों की संख्या क्या होगी? आपको बताए थे जब रेखा एक दूसरे के संपाती हो तो उसमें हलों की संख्या अनंत होगी। क्या सर? अनंत होगी। क्या बोले थे? अनेक हल। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या बोले थे? केवल और केवल एक हल। क्या बोले थे सर? केवल एक हल, यही ना बोले थे। और जब एक दूसरे के समांतर हो, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो क्या बोले थे सर? कोई हल नहीं। क्या सर? कोई हल नहीं। तब इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, यानी कि क्या, जब दो रेखाएं दो रैखिक समीकरण के आलेखित चित्र यदि संपाती हो तो उनके कितने हल होंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा ना सर। देखिए एक हल किसमें होता है? एक हल किसमें होता है? प्रतिच्छेदक रेखा में। कोई हल नहीं किसमें होता है? समांतर रेखा में। अनगिनत हल किसमें होता है? संपाती वाले में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या, सी इसका राइट आंसर, 7 का सी राइट आंसर। क्या सर? 7 का सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण युग्म क्या दिया गया? के किस मान के लिए समीकरण युग्म का निकाय, समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे के किस मान के लिए? आपको बताए थे के किस मान के लिए। चलिए पहले समीकरण लिखते। समीकरण क्या दिया हुआ है सर? अब बोलिएगा। समीकरण दिया हुआ है इसमें 4x प्लस के वाई बराबर 6 और क्या 2x माइनस 4y बराबर 3, यही दिया हुआ है ना। अब इसमें देखिए ए क्या है मेरा? सॉरी, देखिए अनेक हल में क्या कंडीशन बताए थे आपको? a1 जो है a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2,
यही ना होता है अनेक हल में, अनेक हल में यही ना होता है दोनों का x का गुणांक और y के गुणांक के अनुपात यानी अचर पद के अनुपात सभी इक्वल होता है आपस में, यही ना होता है सर। तो आप देख लीजिए इसमें a1 क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में सब a1 होता है, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 का 4 हो गया, b2 a2 क्या हो जाएगा 2 हो गया इक्वल टू देखिए b1 क्या है k है, c1 क्या है -4 है इक्वल टू c1 क्या है मेरा c1 6, अब C2 क्या है मेरा 3 है, यही ना है सर। अब देखिए दोनों में से कोई दो टर्म को आपस में इक्वल कर देती है, या तो ये दोनों को कर दीजिए या तो ये दोनों को कर दीजिए। चलिए हम पहला को लेते हैं, 4/2 इक्वल टू k बाय -4। अब कोना कोनी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, -16 बराबर 2k, तो k का वैल्यू निकालना है सर, क्या हो जाएगा -16/2, यही ना होगा। अब देखिए 16 8 दूनी 16, k इक्वल टू क्या निकल का गया -8। अगर पहला और दूसरा टर्म लिए तो क्या निकल गया -8। अब चलिए हम दूसरा और तीसरा टर्म को लेते हैं, यानी k बाय -4 इक्वल टू 6/3, ये दोनों लेते हैं। चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी ये 3k हो जाएगा, 3k 3 को k के साथ गुना करेंगे, 3k 4 16 हो जाके 24 -24। अब देखिए k निकालना है ना सर, 28 सॉरी -24/3, ये देखिए 8 दाफी में, यानी k बरोबर क्या निकल रहा है, हर एंगल से निकाले, दो एंगल से निकाले तो k का मान क्या निकला -8, यानी कि k के मान -8 के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। क्या सर, अनेक हल होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए -2 ये नहीं हो सकता, बी इसका राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, यानी कि -8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक, विवेचक या विवेचक बोलिए या विविक्तर एक ही होता है दोस्त, विवेचक बोलिए या विविक्तर, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है b² - 4ac, क्या होता है d बराबर b² - 4ac। चलिए विवेचक निकालते हैं, पहले समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3, यही ना है सर, यही है द्विघात समीकरण। अब इसका क्या निकालना, विविक्तर निकालना, यानी कि विवेचक निकालना है, तो d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही ना होता है, यही ना होता है। अब देखिए b² यानी b का मान क्या है, b का मान बोले तो बोलिएगा x का गुना, क्या सर x का गुना, x का गुना क्या 10, 10 का स्क्वायर -4 गुना एक क्या है, एक क्या है बोलिएगा x² का गुना क्या है 3√3, 3√3 सर। अब बोलिएगा c तो अचर पद, यानी यहाँ पे क्या है √3, देखिए ये 10 निकल के आ गया, 10 के स्क्वायर 100 माइनस ये देखिए 4 तिया 12 तिया 36, 36 यहाँ देखिए 3√3 गुना होके 3 निकलेगा, ये 3 निकल के आ गया, ये 3 है, ये 3 लिखनी है, ये 4 है फिर 4, अब गुना कीजिए 4 तिया 12 12 तिया 36, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यहाँ से घटाएंगे 100 में 36 घटाएंगे तो सर 64 बच जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया 64, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 64, 44 तो नहीं हो पाएगा, 54 भी नहीं, इसका सी आंसर है राइट, यानी 64। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण f ऑफ x p x² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक और समान है। देखिए वास्तविक और समान में कंडीशन बताए थे, वास्तविक और समान में क्या कंडीशन बताए थे सर, 0, डी का मान यानी विवेचक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, विवेचक क्या होना चाहिए वास्तविक और समान में शून्य होना चाहिए, और जिसमें जिसमें मूल संभव ही ना हो उसका क्या होना चाहिए, जिसमें मूल संभव ही ना हो तो डी, यानी कि डी का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0 से, क्या होना चाहिए सर 0 से छोटा, यानी कि निगेटिव मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए निगेटिव मान होना चाहिए, निगेटिव मान होना चाहिए, कोई हल नहीं के लिए निगेटिव मान होना चाहिए, यानी डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0। आवाज द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ, f ऑफ x क्या दिया हुआ है px² - 2x + 3 = 0, यही ना दिया हुआ है सर, द्विघात समीकरण दिया हुआ है यही, इसका क्या निकालना है, इसका p, इसमें p का मान निकालना है, जिसके लिए समीकरण योग दिए गए समीकरण क्या है
मूल दिए गए समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक और समान। तो क्या होता है वास्तविक और समान में, डी इक्वल टू जीरो होता है ना सर। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी का मान बोलिएगा एक्स का गुना यानी कि -2 का स्क्वायर -4 गुना ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुना यानी 3 गुना सी क्या है अचर पर यानी 3 इक्वल टू जीरो। ये हो गया 4 माइनस 4×12 इक्वल टू जीरो। चलिए इसको उस साइड भेज दीजिए, इसको उस साइड -4 सॉरी 12p इक्वल टू -4 माइनस माइनस खत्म p निकालना है तो 4/12 इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा तो p का मान क्या आ गया सर, p का मान क्या आ गया 1/3। p का मान क्या आ गया सर 1/3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का 1/3 ये देखिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x प्लस सॉरी -3 इक्वल टू जीरो तो तथा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इक्वल टू जीरो में उभयनिष्ठ मूल क्या। देखिए दोनों का मूल निकाल लेना है, उसके बाद दो एक रकम होगा यानी कि जो इक्वल होगा उसको बता देना, यानी उभयनिष्ठ दोनों में जो मूल समान रहे वही क्या होगा उभयनिष्ठ। दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, वो समीकरण है मेरा, एक पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बरोबर 0, यही ना, इसका गुणनखंड कीजिए। तो देखिए दो 3 पुराना है ना बीच में, तो कैसे करेंगे 3 2 बीच में गुना करके 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बरोबर 0। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, घटाएंगे तो 2x, तो x कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस थ्री तो प्लस एक कॉमन लीजिए एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बरोबर ये निकल के आ गया क्या x प्लस 1 एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक x निकल के आ गया -1 एक तो x3 निकल के आ गया 3। और दूसरा समीकरण क्या है मेरा, दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए तोड़िए इसको, तोड़ेंगे 5×3 = 15, 5×3 = 8 हो गया, एक्स स्क्वायर -5x -3x प्लस 15 बराबर 0। तो x कॉमन आएगा, एलसीएम कॉमन आ जाएगा तो x -5 -3 आएगा कॉमन, तो x -5 इक्वल टू 0, x -3 और x -5। तो एक तो इसमें निकल के आ गया x बरोबर 3 और एक तो x बरोबर 5। देख लीजिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है सर बोलिएगा 3 मिल रहा है, x के मान 3 मिल रहा है, यानी कि 3 इसका दोनों के मूल उभयनिष्ठ है, दोनों का मूल उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मूल, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 देखिए दोनों में नहीं मिल रहा है, 3 इसका दोनों में मिल रहा है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन एपी से है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। विषम संख्याओं की संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या निकालनी है ना सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, एक नंबर हलवा। तो चलिए देखते हैं 0 और 50 के बीच, 0 तो विषम संख्या नहीं है सर, बोलिएगा नहीं। एक क्या है विषम संख्या है, 3 मेरा विषम संख्या, 5 मेरा विषम संख्या, 7 विषम संख्या, फिर उसके बाद 9 विषम संख्या, 11 विषम संख्या, 13 विषम संख्या, इसी तरह कितना दूर तक जाएगा 50 तक। तो 50 कौन सी संख्या है सर, 50 बोलिएगा सम संख्या, तो 50 से नीचे लेना, आगे नहीं जाना है, 50 से नीचे लेंगे तो 50 से नीचे क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा सर 49। अब इसमें ये देखिए एपी मिल गया, मेरा एपी मिल गया ना, एपी मिल गया ना। अब इसमें ए निकाल लेते हैं, यानी कि पहला पद ए हो गया, डी क्या निकल जाएगा मेरा 3 - 1 तो निकल गया 2, 2 निकल गया ना, डी क्या निकल गया 2। अब क्या निकालना है, ये कौन सा पद है वो बताना है आपको, ये कौन सा पद है, यानी कि कितने पद है वो भी हो गए, कौन सा पद है वो भी हो गया। तो ए एन बरोबर मान लीजिए 49, तो ए प्लस n-1 डी बराबर 49। ए का मान क्या है 1 प्लस n-1 1 डी क्या है मेरा, डी है मेरा 2 इक्वल टू 49, 1 प्लस 2n-2 इक्वल टू 49। देखिए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2n, इसको घटाएंगे तो -1 बरोबर 49, 2n इसको उस साइड भेज देंगे 49, माइनस में है तो प्लस में 1, 2n बरोबर 50,
तो n का मान निकालना है ना सर, n के गुणांक में जो होगा RHS के बटे में चल जाएगा। तो कट के क्या निकल के आ गया मेरा n बरोबर 25, यानी कि 25 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या, कितने 25 विषम संख्या। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए 26 नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अनुमा पद पूछा गया है सर। क्या पूछा गया? अनुमा पद। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, अनुमा पद पूछ रहा है। देखिए समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, 16 11 6 1 और -4 ये दिया हुआ है ना, और इसका अनुमा पद पूछा गया है। तो ए एन बरोबर निकालना है। तो ए बरोबर मेरा 16 हो गया, डी क्या हो गया सर 11 -16, तो 5 निकल के आ गया। क्या 5 निकल के आ गया डी। तो अनुमा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए ए क्या हो गया 16 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है मेरा 5 है। तो देखिए 16 प्लस 5 से गुना कीजिएंगे एन माइनस 1 में, तो 5n माइनस 5, तो देखिए घटाएंगे ये 11 हो गया प्लस 11 प्लस 5n, ये देखिए मेरा अनुमा पद निकल के आ गया। क्या सर? 11 प्लस 5n, यानी कि कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 21 प्लस 5n, ये तो गलत है। 21 माइनस 5n ये भी गलत है, डी भी गलत है, सी मेरा 5n माइनस 11 ये भी गलत है, डी इसका राइट आंसर। देख लीजिए डी इसका राइट आंसर 11 प्लस 5n, यही ना है 11 प्लस 5n। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा सर? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बोर्ड पे जो लिखा गया है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? एपी दिया हुआ है सर 10 7 4 का 30वां पद, यानी कि पहले ए निकाल लेते हैं। ए क्या है 10, डी निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7 माइनस 10, तो -3 निकल जाएगा। तो कितना निकालना है कमा पद? 30वां पद। ए 30 निकालना है, तो ए 30 को क्या लिखते हैं सर? ए 30 को क्या लिखते हैं? ए माइनस ए प्लस 29 डी, यही ना लिखते हैं, ए प्लस 29 डी। तो ए क्या है? ए क्या है मेरा? ए मेरा 10 है, 10 प्लस 29 डी का मान क्या है? -3 है, -3 है। तो 10 प्लस ये घट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 27 के साथ बाकी बच गया 3, 4 3 दूनी 6 3 9 9 9, तो 97 हो गया, -97, तो 10 माइनस 97, 10 माइनस 97, ये देखिए 10 7 4 है ना, 10 7 4, ए मेरा राइट निकला है 10, और डी मेरा 3 निकल के आ गया है। क्या सर? 3 निकल के आ गया है। तो इसका राइट आंसर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 घटाएंगे 30वां पद। 30वां पद को कैसे लिखते हैं दोस्त? देखिए यहाँ पे 27 के साथ बाकी बच गया 2, फिर देखिए 3 दूनी 6 6 6 6 2 8, 87, 87 में से 87 हो गया 10 माइनस 87, तो 10 में से 87 में से 10 घटा देंगे तो -77, -77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? -55 गलत, -66 भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये इसका राइट आंसर, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा -77। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होता है। सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है या सर्वांशम होता है या समान अनुपात होता है। देखिए दोस्तों समरूप और सर्वांशम आपको पहले बता चुके हैं। समरूप में क्या होता है? समरूप में आकृति समान होनी चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए, सिर्फ आकृति समान। अगर त्रिभुज बना रहे तो दूसरा भी त्रिभुज ही होना चाहिए, चाहे उसका रूप भूप कैसा भी हो, लेकिन दोनों का त्रिभुज समान होना चाहिए। त्रिभुज बनाए त्रिभुज होना चाहिए, चतुर्भुज बनाए चतुर्भुज होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। तो देखिए सभी समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज बोला गया है ना, तो क्या होगा? समरूप होगा। सर्वांशम में क्या होता है? सर्वांशम में देखिए, सर्वांशम में होता है क्या? दोनों की आकृति तो सेम होनी चाहिए, दो आकृतियां एक दूसरे की सेम होनी चाहिए, और उसके आपस में समांतर, सॉरी क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा का अनुपात, सम्मुख भुजा भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मुख भुजा भी सेम होना चाहिए। लेकिन समबाहु त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में ऐसा कोई
कंडीशन नहीं होता है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का ए राइट आंसर। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, 3 और 4 का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है ना सर, भुजाओं का अनुपात। आपको बताए थे समरूप त्रिभुज में क्या बताए थे सर, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, समबाहु त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में जब क्षेत्रफल का अनुपात होता है तो क्षेत्रफल के अनुपात उसके दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। क्या चीज के, वर्गों के बराबर। तो त्रिभुज ना पूछा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना पूछा गया है, क्या लिखेंगे, दोनों भुजा के वर्गों के अनुपात, यानी कि 3/4 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पहला ट्रेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेंगल बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेंगल के बराबर होगा। देख लीजिए, ये 3 तिया 9 बाय 4 चौक 16। तो अनुपात में इसको कैसे लिखेंगे, अनुपात में कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेंगल, इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा सर 9:16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9:16। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9:16। ये देखिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये सी राइट आंसर हो जाएगा 9:16। क्या सर, 9:16। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश आपको पहले पढ़ा चुके हैं, चतुर्थांश निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ा चुके हैं। कैसा होता है चतुर्थांश, थोड़ा देख लेते हैं चतुर्थांश। ये मेरा रहा, ये चतुर्थांश, ये वाई होता है, ये वाई डैश, ये वाई, ये सॉरी ये एक्स, और ये एक्स निगेटिव होता है। ये ना होता है सर, यही ना होता है। अब ये मूल बिंदु है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है वो होता है प्लस कोमा प्लस। दूसरा में क्या होता है, इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस कोमा प्लस। तीसरा में क्या होता है, दोनों तरफ माइनस, यानी इधर भी माइनस इधर भी माइनस एक्सिस, इधर भी माइनस एक्सिस पड़ता है 0 से, और इधर भी मूल बिंदु से नीचे भी माइनस पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोमा माइनस, ये ना होगा सर। अब देखिए इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो पहले एक्स वाला को लिखते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा। पहले क्या लिखते हैं, एक्स वाले को, या प्लस लिखेंगे पहले, प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस। देखिए यहाँ पे क्या है, 3, -4, यानी कि x का 3 और y का -4। कहाँ पे है, x का 3 y का -4, x का 3 यानी कि x का प्लस y का माइनस, x का प्लस y का माइनस, यही ना सर, x का प्लस। ये देखिए चतुर्थांश में, यानी चतुर्थ में गया है, चतुर्थांश में गया है। कौन सा, चतुर्थांश में गया है। तो इसका कौन सा आंसर सही, प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, डी इसका राइट आंसर, चतुर्थ। क्या सर, चतुर्थ में गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। आपको दूरी सूत्र फॉर्मूला पता होगा, दूरी फॉर्मूला आपको पता होगा, चतुर्थांश आप क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है चतुर्थांश बारे। तो चलिए, क्या सर क्या पूछा गया है, मूल बिंदु क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु -5,7, और क्या दिया हुआ है सर, बोलिएगा -1,3, यही ना दिया हुआ है। देख लीजिए, इसके बीच की दूरी निकालना, यानी कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए बी की बीच की दूरी, तो क्या होता है सर, रूट अंदर x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए x1 क्या है मेरा, x1 ये हो गया -5 के 5 -5 माइनस x2 क्या हो गया मेरा -1 माइनस गुनी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1, होगा ना सर। अब स्क्वायर प्लस y1 क्या है 7 माइनस y2 क्या है 3 के होल स्क्वायर बराबर, ठीक क्या हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 -5 में से एक चल जाएगा, क्या हो जाएगा -4 के स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए घटाएंगे, यहाँ भी 4 के स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पे निकल क्या गया 16 + 16, तो क्या हो गया सर, रूट अंदर 16 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा ना 4 चौके 16, ये सॉरी 4 निकल जाएगा, 16 से 4 निकल जाएगा, 2 से कुछ नहीं, तो 4 रूट अंदर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर, 4 रूट अंदर 2, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 रूट अंदर 2 ये तो गलत है। 3 नंबर क्या है, 3 रूट अंडर 2, ये भी गलत, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 रूट 2। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु
टी जो है -6,8 जो है की दूरी मूल बिंदु से दूरी खोजा गया है। क्या सर? मूल बिंदु से दूरी। ये तो दूरी सूत्र था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वहां पे मूल बिंदुओं की दूरी खोजा गया है। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला आपको पता होगा। पी जो दिया हुआ है मूल बिंदु से दूर कोई बिंदु है जो कि 6,8 दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना? मूल बिंदु से दूरी। तो ओ पी को लिखते हैं मूल बिंदु को, मूल बिंदु से दूरी क्या लिखते हैं? ओपी लिखेंगे ना। वो क्या है? मूल बिंदु है। पी क्या है? कोई बिंदु है जो कि मूल बिंदु से दूर है। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 36 प्लस 88 64। तो निकल के क्या आ गया? ये दोनों को जोड़ेंगे 100 का वर्ग तो 10। इसका राइट आंसर 10 इकाई। 10 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? 10 इकाई। 8 इकाई नहीं होगा, दो 2√7 इकाई भी नहीं होगा, 6 इकाई भी नहीं है। मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। डी 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 साइन अल्फा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 साइन अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान क्या होगा? देखिए क्या दिया हुआ है? 2 साइन अल्फा बराबर 2, यही दिया हुआ है ना। अब ये 2 को उस साइड भेज देते हैं। साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 2/2 होगा ना। अब देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होता है? ये कट जाएगा तो 1 हो गया। अब बोलिएगा सर साइन अल्फा ये जो 1 है कितनी डिग्री का मान है? साइन कितने डिग्री का मान है? देखिए साइन है, एलएचएस में देखना है क्या चीज है। साइन है तो साइन वाले मान रखेंगे। एक तो बहुत बहुत का मान होता है। टेन 45 डिग्री का भी मान एक होता है, कोट 45 डिग्री का मान भी एक होता है ना सर। तो यहाँ पे देखना है कि एलएचएस में क्या है, वही आरएचएस में मान रखना है। तो एलएचएस में साइन वाले टर्म है तो आरएचएस में भी साइन वाला ही टर्म रखना है। तो देखिए कौन सा साइन कितने डिग्री का मान एक होता है? बोलिएगा सर 90 डिग्री का मान। यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 90 डिग्री का मान क्या होता है? एक होता है। देखिए साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा सर? 90 डिग्री। देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, 0 है। बी इसका 45 डिग्री, ये भी राइट आंसर नहीं। सी राइट आंसर नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 21 नंबर में 21 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक कॉसेक इक्वल टू बी बाय ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों कॉसेक दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन कॉसेक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉसेक कॉसेक क्या दिया हुआ है सर? बोलिएगा बी बाय ए दिया हुआ है। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कौशेक क्या होता है? कौशेक होता है मेरा कर्ण, यानी कि एच बाय परपेंडिकुलर यानी लंब। क्या होता है? लंब। पी एच बाय पी होता है, यही होता है ना। अब देखिए कौशेक क्या होता है, सॉरी सेक क्या होता है? सेक का मान पूछा गया है। सेक थीटा क्या होगा? थीटा है ना दोस्त, थीटा दीजिए। सेक थीटा का मान क्या होता है? बोलिएगा क्या क्या बोलिएगा सर? सेक थीटा एच बाय बी, यही ना। कर्ण बाय आधार, यही ना होता है। आप देखिए इसमें क्या चाहिए? इसमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। इसमें ऊंचाई और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सॉरी कर्ण और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। किस क्या चाहिए? कर्ण ही आधार चाहिए। तो आधार निकालते हैं, बी निकालते हैं। तो क्या निकल जाएगा? बी मेरा बी यानी कि बेस क्या निकल जाएगा? बी नहीं, बेस को क्या लिखते हैं? एक्स लिख देते हैं। एक्स निकालना हमको, एक्स निकालना है तो एक्स निकालिए। क्या निकलेगा? बी स्क्वायर यानी कि कर्ण क्या है? कर्ण बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना निकलेगा। तो निकालना क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? एच बाय एक्स। तो देखिए एच को रहने दीजिए। एच क्या है मेरा? बी। बी बाय और क्या एक्स क्या है मेरा? एक्स क्या निकला था? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बाय रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए राइट आंसर है किसका? अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए दोस्तों 60 मिनट में बनाया गया कोण खोज रहा है। क्या खोज रहा है? 60 मिनट में। अब देखिए एक घड़ी है, एक छोटा सा घड़ी बनाते हैं। एक घड़ी है, मिनट की सुई यहाँ पे 12 बज रहा है। 60 यानी कि 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगा। पूरा चक्कर लगाएगा ना दोस्त, तो एक बिंदु का पूरा भ्रमण करेगा। तो यानी कि 60 डिग्री 360 डिग्री का कोण बनाएगा ना। कितना डिग्री का?
360 डिग्री का। 1 मिनट पूछा जाता तो अलग की बात, 7 मिनट पूछा गया यानी कि पूरा चक्कर लगाएगा, यानी 360 डिग्री का कोण सोजे सोजी बनेगा। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 60 नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, 180 ये भी गलत है, ये मेरा सी डी हो जाएगा राइट आंसर। 360 डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 22 डिग्री, डिग्री होगा यहाँ पे डिग्री, डिग्री सेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 22 डिग्री, यही ना है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए थीटा यहाँ पे इक्वल, थीटा थीटा यहाँ पे भी देखिए थीटा थीटा इक्वल है, यानी कि थीटा का मान समान है, एंगल समान है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 22 का सॉरी 23 का कौन सा आंसर सही, ये इसका राइट आंसर यानी एक होगा। अब क्या अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 का मान पूछा गया, 2 क्या होगा। अब देखिए दोस्त 10 पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना, ये आपको पता होगा। रेडियन में है डिग्री में बदल देंगे, रेडियन में है डिग्री में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 180 डिग्री बाय 2, यही ना होगा, यही ना होगा दोस्त। अब देखिए 10 कितना है, इससे काट दीजिए 90 दाफे में, 10 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अब बताइएगा अनडिफाइन। क्या सर, अनडिफाइन हो जाएगा। 10 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, 0 डिग्री का 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का अनडिफाइन। ये देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, डी इसका राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, यानी 24 का डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है 10 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए बनाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू कॉट, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री है, कॉट 60 डिग्री इंटू कौसेक, कौसेक 30 डिग्री का मान पूछा गया, यही ना पूछा गया। चलिए इसको हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए 10 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, 10 30 डिग्री का मान बोलिएगा 1/√3, यही ना होता है, गुना इंटू तो गुना, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुना, कॉट 30 डिग्री 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, बोलिएगा 1/√3 गुना, सेक कोसेक 30 डिग्री का मान यानी साइन का उल्टा होता है इनवर्स, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, बोलिएगा 1/2, तो 2 हो जाएगा ये 2। अब देखिए क्या करना है, साइन 30 कोसेक 30, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बच गया क्या, उसको गुना कर दीजिए, ऊपर में गुना करेंगे एक एक तो एक, नीचा में √3 गुना होगा तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 1/3, यही ना होगा 1/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3। 25 का 1/√3 ये नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा, 1/2 √3 ये भी नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर 1/3, 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, यदि a/5 इक्वल टू 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान पूछा गया है ना दोस्त, चलिए निकालते हैं। 3 कोसेक स्क्वायर ए क्या है, a/5 इक्वल टू 12 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। चलिए ए क्या हो जाएगा, इसमें ए क्या हो जाएगा 12 डिग्री गुना 5, तो 12 पंचे 60, ए क्या निकल गया 60 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री है। अब देखिए निकालना क्या है, 3 सेक सॉरी 3 कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए, यही ना निकालना है। देखिए दोस्त 3 को रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 3 गुना, देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान बोलिएगा साइन 60 डिग्री का व्युत्क्रम, यानी कि 2/√3, यही ना होगा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर पे स्क्वायर, कोसेक पे स्क्वायर है, तो 3 गुना इससे इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, बच क्या गया 4, ये 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 26 का 4 है, 4 क्या है, ए मेरा राइट आंसर नहीं, बी भी राइट आंसर नहीं, सी इसका राइट आंसर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। देखिए बनाते हैं क्वेश्चन,
क्या नंबर क्वेश्चन होगा? 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर होगा। देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है ना दोस्त। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। आपको बताएं थे एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बरोबर एक होता है ना, ये होता है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला और बताए थे क्या क्या सर, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बरोबर एक, ये भी बताए थे। अब देखिए इसको इसमें साइन निकालना है तो कॉस को साइड भेजेंगे, ये रूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। अब देखिए 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको देखिए कॉट को उस साइड भेजेंगे, माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके जगह पे, इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसाइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म, एक हो गया आंसर इसका। इसका आंसर एक, यानी कि 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 27 नंबर का आंसर एक। देख लीजिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए दो दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, यानी कि दो ऐसे वृत्त होना चाहिए जो एक दूसरे के प्रतिच्छेद करता हो, और उसमें देखना है कि कितने स्पर्श रेखा ओवेनिष्ठ हो सकते हैं, यानी कि वैसा स्पर्श रेखा जो दोनों पर से होके गुजरे, दोनों पर से होके गुजर सकता है, कितना वैसा रेखा ओवेनिष्ठ रेखा हो सकता है। चलिए निकालते हैं पहले बना लेते हैं प्रतिच्छेदक वृत्त। क्या सर, प्रतिच्छेदक वृत्त बना लेते हैं। कैसा होता है प्रतिच्छेदक वृत्त देख लेते हैं। देखिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है सर, इसी को एक और वृत्त है जो कि प्रतिच्छेद करता है, यानी कि दोनों को काटता है, दूसरे को काटता है। अब इस पे पूछा गया है उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि वैसी स्पर्श रेखा जो कि दोनों से होकर जाए, दोनों को स्पर्श करते हुए जाए, वैसे कितने होगा। देखिए एक तो यहाँ पे गुजर जाएगा, देख लीजिए दोनों दोनों पे स्पर्श करते हुए गुजर जाएगा, ऐसे ऐसे गुजर जाएगा। और एक तो नीचे से गुजर जाएगा, एक तो नीचे से गुजर जाएगा सर, देख लीजिए एक तो नीचे से गुजर जाएगा, ऐसे ऐसे गुजरेगा ना। दो हुआ ना, दो अब गुजर सकता है क्या, अब कहीं पे गुजार सकते हैं क्या, यहाँ पे गुजारेंगे तो एक को प्रतिच्छेद करेगा, एक को स्पर्श कर लेगा, फिर यहाँ पे गुजारेंगे तो एक को प्रतिच्छेद कर देगा, एक को स्पर्श कर लेगा, ये संभव नहीं है ना। तो इसमें कितना संभव है, कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संभव है, दो। कितना, दो। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर सही, ये देखिए A4 है, ये गलत हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा। दो दो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ होगा, दो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ होगा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुजों वाले सॉरी दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं, यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है, वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, वृत्त है ना, वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, त्रिज्या अलग अलग हो सकता है, त्रिज्या अलग अलग हो सकता है, ये दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है। क्या बोलेंगे, समरूप। सर्वांशम होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों की आकार सेम, यानी कि जितना त्रिज्या इसका है उतना ही त्रिज्या इसका भी होना चाहिए, दोनों की त्रिज्या इक्वल होनी चाहिए, आर 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 आर। सर्वांशम में दोनों की त्रिज्या एक होनी चाहिए, लेकिन समरूप में चलेगा, अलग अलग है भी, अलग अलग है वो भी चलेगा, अगर समान है वो भी चलेगा। किसमें, समरूप में। अलग अलग त्रिज्या है वो भी चलेगा, समान त्रिज्या है वो भी चलेगा। समान त्रिज्या वाले को समरूप बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग त्रिज्या वाले को सर्वांशम नहीं बोल सकते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आया, कोई भी त्रिज्या हो सकता है, दो वृत्तों की अलग अलग त्रिज्या भी हो सकती है समरूप में, और समान भी हो सकती है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दो वृत्तों की अलग अलग त्रिज्या है तो समरूप होगा, आकृति क्या होगा, दो वृत्त समरूप होगा, तो सर्वांशम का कोई चांस नहीं, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देख लीजिए सर, देख लीजिए बताते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, दोगुनी कर दिया जाए, एक तो पहले से जो वास्तविक है वो तो रहबे करेगा, पहले का लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी, मान लेते हैं पहले पहले वृत्त
वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या मान लीजिए आर है। नया नए नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तिगुना तिगुना ना बोल रहा है करने के लिए, 3r हो जाएगा ना, 3r हो जाएगा ना। अब देखिए क्या पूछा, अनुपात, तो नए और पुराने का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुराने पुराने वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात नए नए वृत्त नए नए ऐसे होगा, नए, यहाँ पे क्या लिखे हैं, पुराने लिख देंगे, यहाँ पे पुराने वृत्त की त्रिज्या, ये हो गए नए वृत्त की त्रिज्या, सॉरी क्षेत्रफल ना होगा, क्षेत्रफल निकालना है सर, क्षेत्रफल। अब देखिए पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पुराने में यही आर रहेगा और नए में 3r हो जाएगा, तो पुराने में क्या लिखेंगे, क्षेत्र का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर। अब यहाँ नए में क्या करेंगे, नए में 3r देंगे, r की जगह पे क्या देंगे 3r, पाई तो रहेगा 3r के स्क्वायर, यही ना हो जाएगा सर। अब देखिए पाई से पाई जाए, पाई से पाई खत्म, तो क्या बचा आर स्क्वायर बरोबर, इसको क्या लिखेंगे, नो आर स्क्वायर लिखेंगे ना, 3 का स्क्वायर नो, आर का स्क्वायर आर। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया एक, अनुपात होगा ना सर, अनुपात 9, 1:9, इसका राइट आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, 30 का आंसर 1:9, क्षेत्रफलों का अनुपात गुणनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:4, 1:9, कौन सा आंसर हो जाएगा, दुगुना बोला है कि सॉरी यहाँ पे दुगुना बोला गया ना सर, ये दुगुना करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1:4 होगा, गलती हो गया था, हम तिगुना कर दिए थे, यहाँ पे क्वेश्चन में दुगुना बोल रहा है, तिगुना कर दिए थे, दुगुना कर लिए, कौन सा आंसर हो गया 1:4, 1:4, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बी इसका राइट आंसर, यानी कि 1:4 राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, देख लीजिए वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या है 4 पाई है, 4 पाई है, उसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या। अब पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार, क्या नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, वृत्ताकार वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है 4 पाई दिया हुआ है। अब देखिए वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या होता है, बोलिएगा 2 पाई आर, क्या सर 2 पाई आर, यही ना होता है, यही होता है ना 4 पाई। अब देखिए 2 दूनी 4, ये 2 दाफी में, ये पाई से पाई खत्म, का क्या बच गया आर बरोबर 2, आर बरोबर 2, यानी कि त्रिज्या क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, त्रिज्या 2 मीटर त्रिज्या निकल के आ गया सर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए मेरा 1 मीटर नहीं हो पाएगा, बी मेरा राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, यानी 2 मीटर। तो अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा, देखिए व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है सर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सीएम स्क्वायर, यही ना दिया हुआ थी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बोलिएगा सर क्या बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि क्या है 154 सीएम। अब देखिए पाई का मान क्या होता है सर 22/7 गुना त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या के स्क्वायर 154। अब देखिए क्या करना है, 22 से कट रहा है 154, क्या दाफी में कट रहा है, क्या दाफी में कट रहा है 3 दाफी में, नहीं सर 7 दाफी में, 7 दाफी में देखिए 54 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाय 7 बरोबर कितना निकल के आ गया 7, 7, 7। अब देखिए नीचे कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बरोबर होगा 7×7 = 49, तो आर निकालना है ना सर रूट अंदर 49, आर बरोबर क्या निकल के आ गया 7, आर क्या निकल के आ गया मेरा 7 सीएम, क्या निकलेगा सर 7 सीएम निकल के आ गया। देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 32 का 7 सीएम, 14 सीएम नहीं,
12 28 सीएम भी नहीं, ये मेरा बी राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। देखिए 7 सीएम है, 7 सीएम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र का अनुपात निकालना है ना सर। देखिए क्या दिया हुआ, आयतनों का अनुपात दिया हुआ, यहाँ पे लिखेंगे पहले गोले का आयतन, आयतन अनुपात सॉरी अनुपात दूसरे दूसरे गोले का आयतन, आयतन दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है सर, दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है 8:27, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए मान लेंगे त्रिज्या निकालना है, क्या है संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए पहले त्रिज्या निकालते हैं। तो पहले गोले का अनुपात मान लेते हैं, पहले गोले का जो त्रिज्या है ना सर वो आर है, बड़ी आर है, और दूसरे गोले का आर मान लेते हैं, छोटी आर मान लेते हैं, मान लीजिए लिख दिए ऊपर में। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। अब देखिए ऊपर वाला का क्या है, पहले गोले का त्रिज्या क्या माने बड़ी आर के क्यूब, बाय नीचे वाले पाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो छोटी क्यूब इक्वल टू 8/27। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल और 5 से 5 जाए तो ऊपर में क्या बच गया, इसको लिख सकते हैं आर के स्क्वायर बाय छोटी आर की स्क्वायर बरोबर 8/27 लिखेंगे ना सर। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बाय बड़ी आर बाय छोटी आर के होल स्क्वायर बरोबर 8/27, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आर बटा आर जो होगा इधर से स्क्वायर छोड़ेंगे वो रूप में चल जाएगा 8/27। अब देखिए इससे क्या निकल के आ गया सर, इससे मेरा आर आर ये मेरा निकल के आ गया क्या, ये 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर आर क्यों होगा सर, यहाँ पे क्यों होगा, स्क्वायर क्यों दे दिए, ये क्यों हो जाएगा ना, ये घन निकल जाएगा इससे, ये 2 निकल जाएगा 8 का, ये 27 3 निकल जाएगा, ये मेरा त्रिज्या का अनुपात निकल के आ गया। क्या चीज का, त्रिज्या का अनुपात क्या निकला है सर 2:3, यही ना निकला है। क्या क्या निकालना है, निकालना क्या, संपूर्ण पृष्ठ के गोले संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो पहले पहले गोले के संपूर्ण पृष्ठ कहाँ पे लिखा है सर, पहले गोले गोले के संपूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ कर दीजिए, पूर्ण पृष्ठ अनुपात दूसरे गोले के संपूर्ण पृष्ठ पहले गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है अनुपात 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, यहाँ पहले तो बड़ी आर के स्क्वायर और लास्ट वाले तो छोटे आर के स्क्वायर, यही ना होगा। आपके 4 से 4 का कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर ना है सर, तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 4:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 4:9, देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 4:9, 2:3 ये गलत है, 4:5 गलत है, 5:6 ये भी गलत है, डी इसका राइट आंसर देख लीजिए 4:9 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है दोस्त, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है शंकु का, निकालते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए सर, पहले चित्र से समझते हैं। ये देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो ये पूरा क्षेत्रफल, ये जो गोल होता है ना बगली का उसका भाग निकालते हैं। अगर पूर्ण पृष्ठ कहे तो नीचे वाला एक वृत्त को जोड़ा जाता है, क्या सर नीचे वाला एक वृत्त को जोड़ा जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ न बोला गया है। तो देखिए पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, यही ना होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, यही होता है। अब देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे, नीचे वाले भाग जोड़ेंगे तब ना, यानी कि तंबू के नीचे जो कपड़ा बिछाया जाएगा उसका भी क्षेत्र मांग रहा है, उसका भी क्षेत्र संपूर्ण में, वो जो तंबू जो बना होता है कपड़ा उसका तो आता ही है पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन नीचे में जो बिछाना है बैठने के लिए तंबू के नीचे उसका भी मांग रहा है, उसका क्या
तो वृत्त बनता है ना, एक वृत्त बनता है नीचे तंबू के नीचे, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे इसमें पाई आर एल, तो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है सर, बोलिएगा हाँ। वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे किसमें, शंकु के वक्र पृष्ठ में, शंकु के वक्र पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ने पर क्या बनेगा, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए पाई आर कॉमन आ रहा है सर, तो एल बचा, यहाँ क्या बच गया, आर बच गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर आर प्लस एल, ऐसे लिख सकते हैं ना। देख लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई आर, ये तो पूर्ण सही क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है शंकु का, पाई आर स्क्वायर है, ये बेलन का हो गया सर, ये मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है पाई आर इंटू आर प्लस एल, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है 33 नंबर बनाए थे, उसमें था क्या, उसमें गोले के बारे में था, अब क्या है, अब क्या है सर, अब बोलिएगा बेलन के बारे में। ऊंचाई समान है, क्या ऊंचाई, ऊंचाई समान है। मान लीजिए पहले बेलन, पहले बेलन में, बेलन में त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या क्या सर, त्रिज्या को आर मान लीजिए, बड़ी छोटी आर। पहले बेलन में, पहले बेलन में ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई तो सेम रहेगा, ऊंचाई सेम, यानी कि h बराबर h1, h1 बराबर h1 बराबर h2, ये रहने दीजिए। ये पहले पहले वृत्त की त्रिज्या, सॉरी बेलन की त्रिज्या r1 मान लेते हैं, और दूसरे दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं। ये सर ये सही है। अब देखिए आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, पहले बेलन, पहले बेलन का आयतन, का आयतन, आयतन बटा अनुपात, अनुपात दूसरे, यहाँ पे दे देते हैं बटा में करके, अनुपात ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरे दूसरे बेलन का आयतन, का आयतन बराबर क्या दिया हुआ है सर, 4:9, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए पहले बेलन का आयतन में क्या रखेंगे, ऊंचाई सेम रहेगा लेकिन त्रिज्या अलग अलग, यानी कि क्या पाई r1 के स्क्वायर, r1 स्क्वायर h बाय पाई r2 के स्क्वायर h बराबर 4/9, यही ना होगा सर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ऊंचाई भी सेम है, ये भी कैंसिल, तो क्या हो गया r स्क्वायर 1/r2 के स्क्वायर बराबर 4:9, यही ना होगा सर। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, r1/r2 के होल स्क्वायर बराबर 4/9, स्क्वायर छोड़ देंगे r1/r2, तो क्या हो जाएगा सर, रूट में चल जाएगा 4/9, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा रूट से, रूट से क्या r1/r2 क्या निकल के आ जाएगा r, देखिए ये 2 हो गया, इसको 2 निकाल देंगे रूट से, नीचे वाले को 3, तो r अनुपात क्या हो गया, त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया 2:3। तो मांगा क्या गया है, तो सर ये आंसर पूरा नहीं हुआ, आंसर पूरा नहीं हुआ। देखिए इनके पृष्ठ क्षेत्रफल मांगा गया है ना, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h), क्या सर 2πr(h), तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, आयतन अनुपात दूसरे, दूसरे बेलन का आयतन, देखिए पहले बेलन का आयतन 2πr1 के r1h अनुपात 2πr2h। देखिए r अलग, तो अब ऊपर में बोल दिया गया समान ऊंचाई, ऊंचाई को समान लिए h, देखिए 2π से 2π खत्म, r भी h भी समान है, h से h खत्म, तो क्या बचा r अनुपात r1 अनुपात r1 अनुपात r2, यही ना बचा सर। अब बोलिएगा यही तो अनुपात वो है 2:3, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, सॉरी क्या है, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगर सेम रहे, अगर ऊंचाई सेम रहे, बेलन का आयतन दिया रहे, तो उसके बेलन के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। देख लीजिए अनुपात सेम है ना, 2:3, 2:3, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो उनका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए गोले की त्रिज्या को तिगुना कर देने के लिए कहा गया है, तो उसके आयतन में क्या गुना, कितना गुना वृद्धि होगा, चलिए बनाते हैं।
ये मिटा गया, डी ये 27 है। 36 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो उनकी आयतन क्या हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो पहले देखिए, पहले क्या था, पुराने पुराने गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या था सर, आर। आर नए नए में क्या हो गया, 3 गुना वृद्धि किया ना, नए गोले की त्रिज्या में 3 गुना वृद्धि यानी 3r हो गया। ये हो गया ना सर। अब देखिए क्या निकालना है, उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए, पुराने पुराने गोले का आयतन, गोले का आयतन अनुपात नए नए गोले का आयतन। आयतन देखिए, पुराने गोले का आयतन, तो पुराने गोले में क्या, पुराने गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू अनुपात 4/3 पाई आर क्यू। देखिए, पुराने त्रिज्या क्या है, आर क्यू, तो आर क्यू सही है। नए त्रिज्या में 3 गुना हुआ है ना, 3r यानी कि 3r के क्यू, यही ना होगा सर। अब देखिए, यहाँ से देखिए 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, बचा क्या, आर क्यू अनुपात 3 के क्यू 9 हो जाएगा। आर क्यू ही रहने दीजिए, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया, 1/9। क्या निकल गया सर, 1/9। देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सॉरी सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए कौन कितना गुना बढ़ा, ऐसे नहीं बनेगा ये ऐसे नहीं बनेगा, इसको रहने देते हैं। कितना गुना बढ़ेगा वो निकालना है ना सर। देखिए क्या करेंगे, अनुपात नहीं निकालना था, गुना निकालना था, कितना गुना। तो चलिए देखते हैं, नए नए गोले का आयतन आयतन बराबर पुराने गोले का आयतन। तो नए गोले का आयतन 4/3 पाई, आर रहने दीजिए, आर के क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू के जगह पे 3r के क्यू, तो ये खत्म, 4/3 पाई से पाई भी खत्म, आर क्यू बराबर क्या है यहाँ पे, 9r क्यू। देखिए आर क्यू सेम है, आर क्यू सेम है। तो देखिए आर में ये क्या निकला, गोले के आयतन निकला, गोले के आयतन निकला दोनों तरफ। देखिए दोनों तरफ आर क्यू मिल रहा है ना, आर क्यू को छोड़कर क्या बचा, इधर देखिए 9 बचा ना, 9 गुना ज्यादा है ना, 9 गुना ज्यादा है इसका राइट आंसर। देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 9 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 गुना, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। 6 सेमी भुजा वाले घन में से क्या है सर क्वेश्चन, 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन निकाले जा सकते हैं। 6 सेमी, एक तो क्या दिया हुआ है, भुजा बड़ी ए बराबर एक तो 6 दिया हुआ है, छोटी ए जो है सर क्या दिया हुआ है, 2 मान लेंगे, 2 है, 2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया है, बड़े और छोटे में, बड़े से छोटे कितना बनाया जाएगा, तो बड़े में छोटे से डिवाइड कर देंगे, बड़े में छोटे से भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक क्यू होता है ना सर, एक क्यू। तो देखिए एक क्यू, तो 6 का क्यू बाय 2 क्यू, 2 का क्यू, तो देखिए 6 का क्यू, तो 6 गुना 6 यही ना होगा, नीचे में क्या 2 गुना 2 यही ना होगा। और देखिए 3 दूनी 6, 3 दाफी में 6 खत्म, दूसरे ये भी 3 दाफी में, ये भी 3 दाफी में, तो क्या हो गया 3 गुना 3 गुना 3 यही ना हो गया सर।
तीन तीन तिया 9 तिया 27, इसका आंसर आ गया कितना 27। 27 वो बनाया जा सकता है 6 सीएम भुजा वाले घन से 2 सीएम का, तो 27 इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है वो समझ लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता क्या है? देखिए दोस्तों, आंकड़ों के दिए यदि कोई आंकड़े में श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करने वाले माप को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व करने वाले माप को ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोला जाता है। क्या सर? क्या सर? मान लीजिए ये कोई आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा 5, 8, 10, 5, 3, 2, 9, 8, इसी तरह का आंकड़ा दिया हुआ है। क्या सर? आंकड़ा दिया हुआ है। तो आंकड़ा में क्या दिए गए आंकड़े में क्या बोले थे डिफिनेशन? दिए गए आंकड़े में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले माप को ही क्या कहते हैं? वही केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसका 3 होता है, 3 माप होता है। क्या सर? 3 माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। वो होते हैं माध्य, माध्य, माध्यक, माध्यक और बहुलक, और बहुलक। बहुलक सीधी सी बात में जानिए, इससे इस दिए गए आंकड़े से क्या क्या चीज निकल सकता है? माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं। क्या चीज? माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं ना। उसी को क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलेंगे। तो इसमें देखिए माध्य, माध्यक, बहुलक, क्या पूछा गया? कौन नहीं है? तो माध्य भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है, तो क्या नहीं हो जाएगा? मानक विचलन। मानक विचलन इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का? मानक विचलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स प्लस, यहाँ देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य। माध्य बोले तो औसत। क्या सर? माध्य बोले तो औसत, यानी कि सभी का योग बटा कुल संख्या, कुल पदवा कितना पद है वो। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। अब देखिए सभी संख्याओं का योग यानी x प्लस 3, x प्लस 3, यही है ना, प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, यही ना सर। अब देखिए कुल संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पद है, 5 बटा 5। तो ऊपर में देखिए x x क्या हुआ? x 1, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस 3, 6, 3, 9, 9 दूनी 18, 18 12 क्या हो गया? 30 बटा 5। अब देखिए ऊपर में 5 को एलसीएम आएगा, x प्लस 6 हो जाएगा ना, बटा 5, 5 से 5 खत्म, क्या निकला? x प्लस 6। x प्लस 6 इसका राइट आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? x प्लस 6। ये देखिए ए इसका राइट आंसर, 39 का ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुलक निकालने के लिए। बहुलक में क्या बोला जाता है सर? आंकड़ा में जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, आंकड़ा में दिए गए आंकड़ा में जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, क्या कहलाता है? बहुलक। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा में देख लीजिए सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? 3। देखिए क्या बार आया है? एक बार, 3 एक बार है, ये तो नहीं हो सकता है। 4 देखिए क्या बार आया है? एक बार, 4 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 7 देखिए 1, 2 दो बार है, 7 2 बार है, 6 भी एक बार है, 9 भी एक बार है। तो देखिए कौन हो जाएगा बहुलक? क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा बहुलक? 7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन तो 7 नहीं है सर, बना दीजिए 7। ये कोई ऑप्शन को 7, ये बी को 7 बना देते हैं, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बी का 7 कर देते हैं और 7 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? 41 नंबर क्वेश्चन है किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 दिया हुआ है, माध्य 27 यानी औसत दिया हुआ है 27, और माध्य का जो दिया हुआ है वो 33 है। क्या है सर? माध्य का 33 है, इसका बहुलक हो जा गया है बहुलक। अब तो आपको ये बता देना चाहते हैं माध्य माध्यक और बहुलक का रिलेशन क्या होता है। देखिए दोस्त, माध्य माध्यक बहुलक का रिलेशन होता है, अगर माध्य को हम मान ले, माध्य को x मान ले तथा माध्यक माध्यिका माध्यिका को y मान ले तथा बहुलक को z मान ले, तो इसका रिलेशन होता है सर x माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। यही होता है इसका रिलेशन, ये होता है इसका रिलेशन। अब देखिए सर क्या क्या दिया हुआ है, यानी
माध्य यानी कि x दिया हुआ है, क्या 27 दिया हुआ है, और माध्यका यानी y क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है सर, z निकालना है। तो रखिए मान, ये फॉर्मूला रहा, इसमें मान रखिए। तो हो गया 27 माइनस z क्या है, z मेरा निकालना है इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या है 27 माइनस 33, यही है ना सर। अब देखिए 27 को माइनस जेड से गुना, माइनस जेड इक्वल टू, अब देखिए 3 गुना घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस में बच जाएगा मेरा 3 दूनी 6 माइनस 6, ये 27 माइनस जेड, 27 माइनस जेड इक्वल टू ये माइनस 18, 18 माइनस में। अब देखिए जेड को लाएंगे इस तरफ, इसको इस तरफ लाइए, माइनस जेड इक्वल टू माइनस 18 माइनस 27, माइनस जेड इक्वल टू 18, 8 7 हो गया 15 का 5, 2 1 3 1 4, 45 माइनस में माइनस माइनस खत्म, तो जेड क्या निकल के आ गया मेरा 45। देखिए बहुलक क्या निकल के आ गया मेरा, बहुलक बहुलक क्या निकल के आ गया मेरा, बोलिएगा सर 45, क्या 45, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 45। ये मेरा 30 गलत है, 43 भी गलत है, सी इज राइट आंसर, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 45 मेरा राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, प्रायिकता से क्वेश्चन आना स्टार्ट, यानी कि लास्ट चैप्टर की ओर चल दिए हम, क्या सर लास्ट चैप्टर की ओर चल दिए। देखिए क्या है 42 नंबर क्वेश्चन, संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखिए दोस्तों, संभव घटना की प्रायिकता बोले तो, संभव बोले तो 1 होता है, और असंभव बोले तो, असंभव बोले तो 0, और दोनों का 8 बोले तो संभव, और दोनों संभव और असंभव प्रायिकता की घटना क्या होती है, क्या होती है सर, क्या होती है, बोलिएगा दोनों का योग 1 होता है। क्या सर 1 होता है। देखिए संभव ना पूछा गया, संभव घटना की प्रायिकता यानी संभव इवेंट की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा सर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि P ऑफ E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, ये घटना है, ये एक दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.4, और तो P ऑफ E डैश का मान क्या होगा, यानी कि जो घटना है, एक घटना दिया हुआ है, आपको बताए ना, आपको बताए ना दोनों संभव और असंभव घटना की प्रायिकता एक होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P ऑफ E, ये है संभव घटना की प्रायिकता, प्लस असंभव P ऑफ E डैश, P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होगा। P ऑफ E दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर 0.4 इक्वल प्लस, अब ये निकालना है ना, ये निकालना है, इसको रहने दीजिए। P ऑफ E डैश इक्वल टू 1, इसको उस साइड भेज देंगे, माइनस में चल जाएगा। P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यही होगा ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, 1 माइनस इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/10, तो 10 एलसीएम ले लीजिए, ये 10 हो जाएगा माइनस 4, तो क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया सर, बोलिएगा 6/10, क्या सर 6/10। अब देखिए पॉइंट के ऊपर लग जाएंगे 0.6, 0.6 क्या हो जाएगा सर 0.6 राइट आंसर हो जाएगा। 0.6 देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.6 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ये मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 0.6। क्या सर कोई दिक्कत नहीं इतना में, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है। अब देखिए क्या होती है वो देख लीजिए पहले, घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, या असंभव हो या संभव हो, क्या हो सकती है वो देख लीजिए पहले। इसका कंडीशन होता है, इसका कंडीशन क्या होता है वो देखिए, घटना की प्रायिकता बोले तो P ऑफ E जो होता है 0 से, घटना 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है क्या, घटना यानी कि ई इवेंट, और 1 से जब भी होगा 1 से छोटा, 1 से छोटा या 1 के बराबर, इस कंडीशन को याद रखिएगा, यही होता है घटना। यानी कि क्या क्या हो सकता है घटना, ई इवेंट क्या हो सकता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और इवेंट क्या हो सकता है 1 से छोटा, 1 से छोटा और 1 के बराबर, ये याद रखना है। घटना क्या क्या हो सकता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और
क्या हो सकता है, एक से छोटा और एक के बराबर हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए सर, इसमें इसमें क्या है ऑप्शन में, 42 नंबर ऑप्शन ए तो हो सकता है घटना क्या बोले हैं, जीरो, एक से बड़ा, एक को लेकर बोले हैं ना सर। अब देखिए 0.1 है, 0.1 तो एक से बड़ा है ना, सॉरी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक से छोटा है ना सर, ये भी हो सकता है। -7, -7 आपको यहाँ पे देखिए बॉर्डरिंग लाइन, क्या है बॉर्डरिंग लाइन में क्या बोला गया है, जीरो से छोटा होगा घटना और जीरो के बराबर। ये देखिए जीरो से आगे जा रहा है ना सर, बोलिएगा हाँ सर जीरो से आगे जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये गलत हो जाएगा ना, यानी कि ये प्रायिकता नहीं है, ये घटना की प्रायिकता नहीं, माइनस में नहीं हो सकता। डायरेक्ट याद रखिएगा, माइनस में नहीं होगा और एक से बड़ा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, एक से बड़ा नहीं होगा, जीरो तक होगा, जीरो से छोटा होगा, इतना बात याद रखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा 44 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि घटना, यदि ई कोई घटना हो तब पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना, यानी कि संभव और असंभव घटना का योग क्या होगा, दोनों का योग पूछा गया, आपको पहले बताए थे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश जो होता है ना सर, ई डैश वो एक के बराबर होता है, यानी कि संभव और असंभव घटना का योग एक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। दो मेरा राइट आंसर नहीं, ये मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या सर, 45 का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता सर एक होता है, आपको पहले भी बताए थे, निश्चित घटना की प्रायिकता यानी कि वो होगा, जैसे जैसे क्या, जैसे बोल दिए राम, राम मार्केट गया, राम मार्केट पहुंच चुका है, राम मार्केट पहुंच चुका, ये निश्चित है। अगर इसी क्रम में बोल दे राम, राम मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, राम मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, ये असंभव घटना, यानी वो कोशिश ही कर रहा है, पूरी तरह जान गया भी नहीं है, कोशिश कर रहा है, तो ये क्या असंभव है। और राम मार्केट चला गया, ये संभव है, तो संभव घटना की प्रायिकता सर एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो 46 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, एक। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, दो नहीं हो सकता है, घटना कभी दो नहीं, कोई घटना दो नहीं होता। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं, एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम, आपको बता देना चाहते हैं, पासे, पासे यानी कि पासे की कुल घटना क्या होता है सर, पासे यानी कि एस, एस पासे, पासे की कुल घटना, ए मान लेते हैं पासे, ए ऑफ एस यानी कि पासे की कुल घटना क्या होता है, एक भी हो सकता है, दो, तीन, चार, पांच, छह, यही घटना ना हो सकता है, यही घटना ना हो सकता, बोलिएगा सर हाँ, बोलिएगा हाँ। अब यहाँ पे क्या बोला, एक पासे को, एक पासे पे 6 घटना होता है, ये याद रखिएगा, 6 घटना, 1 2 3 4 5 6, 6 तक होता है एक पासे में, छक्का दुग्गा इक्का चौका, यही ना होता है। अब देखिए क्या बोला गया, एक पासे की एक फेंक में, यानी कि एक बार फेंका जाता है, 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, 5 को लेना है सर, 5 को लेना है और 5 से कम जितना है सबको ले लेना है, यानी कि 5 गो आ जाएगा, 5 घटना आ जाएगा, कितना सर, 5 घटना हो जाएगा, कम, 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है सर, प्रायिकता होता है क्या, असंभव घटना, सॉरी, असंभव घटना बटा संभव घटना, असंभव घटना, असंभव घटना, घटित होने की घटना, जो घटेगा वो और जो नहीं घट सकता है उसमें डिवाइड कर देंगे, जो नहीं घट सकता है वो और जो घट सकता है उसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 बटा भागा 6, यही ना हो जाएगा, 5/6, यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, यानी कि 5 और 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा सर, 5/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या सर, 5/6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/6 नहीं, 1/5 नहीं, 5/6, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट, पट समझते हैं ना, हेड, पट क्या होता है, हेड, और चित बोले तो टेल, चित बोले तो टेल, तो हेड आने की प्रायिकता ना पूछा गया है दोस्त, क्या पूछा गया है, हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्का में कितने परिणाम हो सकते हैं, अब बोलिएगा कुल परिणाम कितना हो सकता है, बोलिएगा सर 2 होता है, एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो देखिए दोस्त क्या बोला गया है, पट आने की प्रायिकता, यानी कि एक टेल होगा तो एक हेड होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है ना। अब देखिए 2 हो सकता है ना, अब देखिए क्या, पट आने की प्रायिकता, पट, पट सिक्के पर पट आने की, सिक्के पर
पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। देखिए दोस्त, पट आने की प्रायिकता यानी कि घटना क्या होता है, क्या होता है, पट आने की प्रायिकता के एक आ सकता है, एक कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम घटित घटना बटा कुल परिणाम क्या है, 2। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर। 39 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1/2, 0 तो नहीं हो सकता है, ये मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी 39 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, इसको हारने की प्रायिकता क्या होगी। कोई मैच है जिसमें कि जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो उसमें हारने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि ये पूछा गया है सर, ये P ऑफ E होता है ना दोनों का योग, यानी कि संभव और असंभव घटना का योग क्या होता है, अब बोलिएगा सर 1 होता है ना 1। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कि जीतने की प्रायिकता यानी संभव क्या दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है, प्लस P ऑफ E निकालना है, P ऑफ E डैश निकालना है 1। अब देखिए इसको उस साइड भेज देंगे, P ऑफ E डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7, इसको लिखेंगे 1 माइनस पॉइंट उड़ाएंगे, क्या हो जाएगा 7/10। 10 एलसीएम ले लीजिए, घटाने आता है तो वैसे भी घटा दीजिए, नहीं तो ऐसे जाना पड़ेगा सर। ये देखिए 10 हो जाएगा -7 बराबर 3/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3, 0.3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 0.3 लिखिए या 3/10 लिखिए, वही बात हुआ ना, 3/10 लिखिए या 0.3 लिखिए, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या सर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का मेरा टारगेट यहाँ पे खत्म होता है 50 क्वेश्चन का। यदि आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि ऐसा ऐसा वीडियो आपको समय पर मिले। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।